शीर्षक था वो साड़ी। ओके, अब सुषमा, अब मैं ही बची हूँ। और सारा समय आपके लिए। कोई वॉलंटियर है कहानी पढ़ने? लाया नहीं कहानी, कहते मैंने नई कहानी नहीं लिखी। पहले सुषम की कहानी के बाद। हाँ, अब खत्म हो रहा है मेरे बात का, मतलब बातचीत हो गई। उनका नाटक। अच्छा, हाँ तो हाँ ठीक है, जितना भी वो उनको अगर कमेंट्स वगैरह जो भी चाहते हैं। मेरी कहानी परिचय देने की तो आवश्यकता नहीं, समय ही लगेगा। समय नहीं है, नहीं, मैंने कहा समय ही लगेगा। 3:22 हो गए, ठीक है। तो ताकि इसके बाद हमारे पास वक्त रहेगा बातचीत का। फिर मेरी कहानी का शीर्षक है स्विमिंग पूल। एक तरह से ये कहानी अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर यहाँ पढ़ने के बाद इसको फाइनल करूँगी। आज मैं निश्चिंत थी एकदम। मैंने उसे पूल से बाहर निकलते देखा तो एकदम चैन आ गया कि अब आराम से जब जी चाहेगा तो निकल जाऊंगी, वरना यही मेरे सिर पर भूत की तरह सवार हो जाता कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं बाहर निकलूं तभी वो निकले और फिर ठीक से नहाना भी ना हो सके। यूँ ये भी बड़ी अजीब बात ही थी। उस यूनिवर्सिटी के पूल में स्विमिंग करने हम सिर्फ 2 ही हिंदुस्तानी औरतें आती थी। यूँ मुझे तो अच्छा लगता था कि पहले कोई भी नहीं दिखता था, बस अमरीकी लड़कियां या औरतें ही होती। और यहाँ के तो रिवाज ही निराले हैं। पूल से निकलकर सभी की सभी महिलाएं विमेन लॉकर में फव्वारों के नीचे अलफ नंगी खड़ी हो जाती और इतनी बेशर्मी से आपस में बातें करती रहती, हंसती और खिलखिलाती, और साथ ही सारे बदन पर साबुन मलती और यहाँ तक कि गुप्तांगों को भी खुले आम खोल खोल के साफ करती। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते इस तरह करना। मुझे याद है माँ के साथ अमृतसर के सरोवर में स्नान किया था तो मैं तो अपनी फ्रॉक में ही थी। माँ ने बाकायदा अपना जंपर और पेटीकोट पहन रखा था। मैंने कभी माँ को नंगा नहीं देखा, यहाँ तक कि अपनी बहनों को भी आज तक नंगा नहीं देखा, वरना बड़ी दीदी की शादी के पहले सालों हमने साथ घर पर बिताए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे हमारे सामने कपड़े बदलें या माँ ने कभी हमारे सामने कपड़े बदले हों। यहाँ तक कि मेरी हम उम्र बहन को भी कभी नंगा नहीं देखा। यूँ हम एक ही कमरे में साथ रहते थे, पर ऐसा सिखाया गया था कि कभी बदलने भी पड़े कपड़े तो या तो दूसरा कमरे से बाहर निकल जाए या आप गुसल खाने में जाकर बदलें या फिर दूसरे की ओर से आंख मूंद कर कमरे में बदलें। और इस सिखलाई के हम पक्के कायल थे। हमें माँ ने कहानी भी सुनाई थी। एक बार पता नहीं कैसे हुआ कि एक लड़के ने अपनी माँ को नंगा देख लिया तो बस वो अंधा ही हो गया। यानी कि एक ऐसा डर बिठाया गया था हमारे मन में कि कभी भूल कर भी माँ को नग्न न देख लें। मुझे याद है कि एक बार जब मेरी 2 साल बड़ी बहन नहा रही थी और पिताजी ने मेरे छोटे भाई को गुसलखाने की दरार से झांकने की कोशिश करते देखा तो ऐसी डांट लगाई कि घर की सारी दीवारें थर्रा उठी। तभी माँ ने वो अंधे होने वाली कहानी हमको सुनाई थी कि मन में ऐसे कौतूहल पालना भी पाप है, और ऐसा भीतर तक डर बिठाया था कि हम में से कोई भी किसी को लेकर ताक झांक करने की कोशिश तक ना करे। शायद ये सिर्फ मेरे आर्य समाजी घर की ही बात नहीं थी, क्योंकि मेरी सारी सहेलियों का भी नजरिया ऐसा ही था। हमने कई बार आपस में सहेलियों के घर रातें बिताई,
पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किसी के सामने निर्वस्त्र हुआ हो। सब बारी बारी से गुसलखाने जाके कपड़े बदल आते। तब हम लोग गुसलखाने में ही कपड़े बदला करते थे, पर यहाँ पूल में तो बेपर्दा और बेदीवार गुसलखाने हैं। अलबत्ता फ्लश तो दीवार की आड़ के अंदर ही है, पर नहाना खुला, प्लास्टिक का पर्दा तक नहीं। बस इतना जरूर है कि औरतों के अलग और मर्दों के अलग गुसलखाने हैं। खैर, मुझे अमेरिकी औरतों के आगे तो शर्म आती भी थी, तो खुद को इस तरह समझाकर अब बेशर्म हो चुकी थी कि यहाँ का दस्तूर यही है। इनका ध्यान भी इस बात पर नहीं जाता कि कोई नंगा नहा रहा है। इनकी नज़र तो बस खुद पर ही रहती है। और लेकिन किसी हिंदुस्तानी के सामने नंगा नहाने का मौका नहीं बना था, और इस ख्याल से मुझे खौफ भी होता था कि कभी हिंदुस्तानी महिला ने मेरा नंगा जिस्म देख लिया तो खुदा जाने क्या हो जाए। शर्म से शायद धरती में ही समा जाना पड़े। इसी से कभी कभी वो हम उम्र से दिखने वाली महिला पूल में दिख जाती तो मेरा सारा दिमाग इसी सोच में लग जाता कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि तैरने के बाद नहाना भी लाजमी था, वरना पूल के पानी के क्लोरीन और दूसरे जिस्मों की छुआछूत अपने बदन पर लिए तो घर नहीं आया जा सकता था। यूँ मैंने इस बारे में सोचा भी कि एक हिंदुस्तानी महिला के सामने नंगा नहा लेने में मुझे मुश्किल क्यों आती है, जबकि अमेरिकी महिलाओं की उपस्थिति में मैंने इस स्थिति से समझौता कर लिया है कि तैरना है तो ये सब भी झेलना होगा। जो व्यवस्था है उसमें ढलना ही पड़ेगा, जैसा देश वैसा भेष। क्या ये बचपन के दिए गए संस्कार हैं? भारत में हम थे तो लड़कियां स्विमिंग करती ही नहीं थी, सो ऐसा सवाल कभी उठा नहीं। अगर गंगा नदी में नहाने गए तो पूरी की पूरी साड़ी पहने ही पानी में डुबकी लगा ली। यूं भारत में ऐसे लोग भी हैं जो बिना गुसलखाने के खुले पोखरों में नहाते हैं। कृष्ण और गोपियों की भी कहानी बहुत चर्चित है, जहाँ गोपियाँ किनारे पर कपड़े उतार पानी में नहाने गई। और ये वाला मैंने काट दिया है वक्त के मारे। मेरे भीतर ये उलझन अक्सर उठ जाती थी कि एक तरफ तो हम जिस्मों के सिर्फ माटी होने की बात करते हैं कि सच आत्मा है, वहीं दूसरी ओर जिस्म को इतनी महत्ता कि वो हमारे भीतर को ही उलट पुलट कर रख दे। मुझे याद है जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो बहुत मन था कि मैं वहाँ तैराकी सीखूं, पर वो क्लासें ख़त्म होने के बाद सिखाई जाती और मुझसे उम्मीद की जाती कि कॉलेज ख़त्म होते ही घर की ओर चल दूं। यूँ कॉलेज की स्पेशल बस भी तभी निकलती थी, वरना बसें बदलकर धक्के खाते जाना होता और देर शाम घर पहुँचती। घर के पास एक आर्मी ऑफिसर्स का क्लब था जहाँ स्विमिंग पूल था, पर वहाँ कोई महिला अगर तैरती दिख जाती तो वो फिरंगी ही होती। मेरी एक मित्र की छोटी बहन 8-9 बरस की थी जो वहाँ जाती थी। अक्सर मैं भी सहेली के साथ वहाँ जाती, पर मेरी सहेली जो मेरे साथ कॉलेज जाती तो कभी भी पानी के अंदर नहीं गई। बस हम उसकी छोटी बहन को तैरते हुए देखते और किनारे बैठे गपशप मारते रहते। और तो और हमें उन दिनों स्विम सूट पहनने में भी शर्म आती थी। सिर्फ इसीलिए तैरने की भी शर्म थी कि स्विम सूट पहनेंगे तो आधे से ज़्यादा जिस्म उघड़ जाएगा, किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डर डर डर, शायद ये भी सुरक्षा नियमावली का सूत्र था। तो इसमें मैंने कुछ एक और बातें कही कि जो आप लोगों ने आजकल के हिंदुस्तान में सुनी होंगी, कपड़े ना पहनो और रेप हो जाएगा इसलिए कि आपको आपके खुला बदन दिख जाएगा। कुछ जिम की बात उठी। हाँ, मुझे अपने साथ काम करने वाले एक पाकिस्तानी मित्र की याद आई, जो कहने लगा
हाँ, कुछ जिम की बात उठी तो कहने लगा कि मैं तो जिम जाता ही नहीं, सारे आदमी नंगे नहाते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता, ना मैं खुद ही किसी आदमी के सामने कपड़े उतार सकता हूँ। तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं थी, हम जो भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े हुए सबकी इस तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। पर मैंने इधर ठान भी लिया था कि अपनी इस हिचक पर ज़रूर विजय पाऊंगी, आखिर इतनी भी क्या बात है। अगली बार जो ही वो भारतीय महिला तैराकी ख़त्म करके पानी से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे निकल आई। आज सामना होना था और मैंने खुद को तैयार कर लिया था, जबकि वो तैयार थी या नहीं इसका अंदाज मुझे नहीं था। हो सकता है उसके भीतर वैसी गांठें ना हों जैसी मुझ में हैं, या मुझसे ज़्यादा हों, क्या पता। वो काफ़ी देर तक स्विम सूट पहने ही फव्वारे के नीचे खड़ी रही। 2 और अमरीकी महिलाएं भी हमारे साथ नहा रही थीं और उन्होंने स्विम सूट उतार दिए थे। मैं भी स्विम सूट उतारे बिना ही पानी के नीचे खड़ी रही। फिर सहसा अपने मन की हिचक को परे करके मैंने भी सूट उतार दिया, पर अब मेरी पीठ ही उस भारतीय महिला की तरफ थी, मेरे सामने का हिस्सा दीवार की ओर। वो सिर्फ मेरा पीछा ही देख सकती थी। मैंने उसी तरह खड़े हुए शरीर में साबुन लगाया, फिर बाल धोने लगी। बालों के लिए शैम्पू उठाने के लिए मुझे सामने होना ज़रूरी था, पर जो ही मुड़ी तो देखा गेहुए रंग की कमर के नीचे के उभार और खूब मजबूत टांगे, यानी कि वो भी मेरी तरफ पीठ करके नहा रही थी। और उसने मुझे तब नहीं देखा जबकि मेरी आंखें उसका मुआयना कर रही थी, यानी कि वो भी इस बात के प्रति सचेत थी कि किसी तरह हमारा एक दूसरे से सामना ना हो। शैम्पू लगाकर मैं देर तक इसी तरह नहाती रही, उसकी ओर पीठ किए कि शायद वो इस बीच नहाना ख़त्म करके बाहर निकल जाए। यूं बाहर निकलते ही हम सबके लॉकर थे जहाँ से कपड़े निकाल कर पहनने होते थे। यहाँ भी नंगे दिख जाने का खासा रिस्क था, पर अब हिम्मत की है तो सब कुछ करना था मुझे। जो ही फव्वारा बंद करके मैं बाहर निकलने लगी तभी वो भी मुड़ी। पल भर में हम एकदम एक दूसरे के सामने थे, अलफ नंगे। हम दोनों ही भौचक सी एक दूसरे को देखने लगी। उसका कुछ गोल मटोल सा जिस्म पर कसा हुआ था, पेट थोड़ा बाहर को निकला, छातियाँ बड़े बड़े रस भरे पके आमों सी, और निचले तिकोन पर खिचड़ी छितरे बाल। दूसरे ही पल वो झट से गुस्लखाने के बाहर टंगे तौलियों में से अपना तौलिया लेकर ना दिखाए जाने वाले अंगों को ढकने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे तौलिया लपेट अपने लॉकर के पास आ गई। जिसका डर था वो हो चुका था। जब कुछ अनचाहा घट ही जाता है तो या तो हम वहाँ से भाग खड़े होते हैं या फिर सामना करते हैं। भागने वाले डरपोक और सामना करने वाले हिम्मती, शायद हम दोनों को ही भगोड़ा कहलाना खलता। यहाँ की सभ्यता का तकाजा था कि हम एक दूसरे से आंख ना चुराकर एक भले इंसान की तरह मुस्कुराकर मिलते। यूं चुरा भी जाते तो बात हम दोनों के बीच की थी, पर मन में अस्वस्थता महसूस हो रही थी, शायद उसके भी। कपड़े पहनते पहनते हमारी आंखें फिर मिली। इस बार मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। मैं भी सिर हिलाकर अभिवादन सा करती मुस्कुरा दी। बोल पड़ी वो, आपको कई बार देखा है यहाँ मैंने, क्या रोज आती हैं? वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि हमारे बीच कोई बड़ी बात ना हुई हो। मैं भी अचानक एकदम सहज सी हो गई। रोज तो नहीं, पर हफ्ते में 2 या 3 बार तो आ ही जाती हूँ। वो बोली, मैं मंगलवार को जरूर आती हूँ, अगर आप भी आती हूँ तो तैराकी के बाद हम लोग साथ लंच ले सकते हैं। अचानक इतनी बेतकल्लुफी, वो इस तरह दोस्ताना ढंग से मुझसे बात कर रही थी जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हों। मुझे भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो अरसे से मेरी तैराकी की साथिन हो। ठीक है, तो अगले मंगलवार की बात पक्की रही। कुछ देर पहले की वो अनजान, अनचाही, अजनबी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैं उससे विदा लेकर घर की ओर आ रही थी तो बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था, जैसे आज के दिन अचानक ही कुछ अच्छा घट गया था।
ऐसा महसूस हुआ कि आज हम एक दूसरे के व्यक्ति से परिचित हो रहे थे। जिस्म कहीं हम होते हैं वो हमसे अलग होता है, अलग हस्ती रखता है, वो हमारा होता है, पर हम वो जिस्म नहीं होते। अगर हम नंगे होते हैं तो हमें लगता है जैसे कि हम नहीं, हम वो पूरे नहीं होते। ये तो जो कुछ भी था जिस्मों के बाहर था, शायद ये हम दो इंसानों का जुड़ना था। इसके बाद भी पैराग्राफ तो वैसे पहले मैंने इस कहानी का शीर्षक जो है वो मैंने स्विमिंग पूल रखा था, और एक दूसरा शीर्षक इसका जो रखा था वो रखा था जिस्म के बाहर और जिस्म के बाहर जिस्म के भीतर। तो उसके बाद थोड़ा और पैराग्राफ था जो मुझे लगा शायद ज़्यादा वो बात खोल के कह रही हूँ, तो कहानी बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने बाहर जिस्म के भीतर। तो उसका अंत में जो मैं कह रही थी, रेखा जी आप आ जाइए। हाँ, ये तुम कमेंटेटर। मैं जाती हूँ। नहीं आप रेखा आई। आपने रेखा भी मुझे मज़ा बहुत इस चीज़ का आ रहा था कि यहाँ पे आधी जनता जो है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज शैलजा इंद्रप्रस्थ से हैं, अनिल भी इंद्रप्रस्थ से हैं, और रेखा इंद्रप्रस्थ से हैं, और हर्षमाला और मैं, हम सब इंद्रप्रस्थ के लोग हैं। तुमने इंद्रप्रस्थियों से शादी की है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज की स्थापना 1924 में हुई थी और एक पूरी पीढ़ी सशक्त स्वतंत्र महिलाओं की तैयार की है इस कॉलेज ने। आज हम जो भी हैं तो हमेशा लगता है कि किस जगह से उठ के कहाँ आए थे और क्या नज़रिया उस कॉलेज ने हमें दिया। तो कभी आप कुछ लोगों को या कुछ इन संस्थाओं को आप धन्यवाद नहीं कर सकते, ऋणी नहीं हो सकते, लेकिन हमें ये मौका मिला है वहीं लौटने का। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो इस संस्था ने हमें दिया हम आगे दें और ये धरोहर आगे बांटें, परंपरा कायम रहे। बिल्कुल। आपका शोध प्रवासी लेखन? नहीं, मेरा शोध तो वैसे स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी कहानी है उसमें व्यक्ति और व्यवस्था के संबंध पर है, इंडिविजुअल एंड द सोशल ऑर्डर। तो उसमें तरह तरह की चीज़ें मतलब जो व्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसमें निजता भी है और व्यवस्था का बाहरी रूप भी है। कितने रूप हो सकते हैं व्यवस्था के, उन सबको उस तरह से देखा गया है, और व्यक्ति का विद्रोह, संघर्ष, तो कई तरह की उसमें रंगत है उन मतलब स्वाधीनता के बाद की हिंदी कहानी को लेकर। और 96 में ये शोध मैंने जमा किया था, तो काफ़ी लंबा अंतराल और कहानी के कई दौर उसमें दर्ज हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी आज अपनी बात कुछ भी शुरू करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि शोध करने से आप कहानी के विशेषज्ञ नहीं हो जाते हैं। सुषम जी जहाँ यहाँ बैठी हैं तो मुझे कितना संकोच हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ पढ़ के कहानी की समझ हमारे भीतर जो भी थोड़ी बहुत बनी है वो बनी है। और हमेशा मतलब इतने सालों बाद, अब बहुत दिन से कुछ कहानी आपकी नहीं पढ़ी है, लेकिन आज जब आपकी मैं कहानी सुन रही थी तो मुझे लगा कि किसी भी बड़े लेखक की क्या पहचान होती है कि वो आपकी समझ को चुनौती देता है। और सुषम जी की कहानी उसी तरह आज मुझे चुनौती दे रही थी कि मैं कैसे उसे इंटरप्रेट करूँगी। और यकीन जानिए अभी बाद में जब शीर्षक की बात हुई
तो जो सबका मत था, मेरा मन उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके कारण मतलब मुझे लगते हैं कि जिस्म के भीतर, जिस्म के बाहर, देह से परे, मतलब एक बहुत ही दार्शनिक से शीर्षक हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहानी की, मतलब जिस तरह से फिलॉसफाइज किया जा रहा है कि आप कहानी को उस मोड़ पे ले जाके छोड़ें, जबकि मुझे लगता है कि कहानी अपनी पूरी टोन में बहुत सजेस्टिव है। कहानी धीरे 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 बनती है, एक लंबा प्रसंग चलता है, उन प्रसंगों से बहुत सी बातें होती हैं और फिर वो जैसे अपने उस चरम तक पहुंचती है कि ये सारी बातचीत जो थी वो देह धर्म की ही बात नहीं है, ये जिस्म की बात नहीं है, जिस्म की नुमाइश की बात नहीं है, स्त्री देह की बात भी नहीं है, ये एक व्यक्ति की देह की बात है, ये एक व्यक्ति की अस्मिता की बात है और क्या उसके अस्तित्व को उसकी देह से अलग करके समझा जा सकता है या नहीं। ये दो संस्कृतियों के मतलब जो आधार है उसकी भी बात है कि आप कैसे जाते हैं। हमारे यहाँ तो देह के कोई मायने ही नहीं है ना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। तो जिस देह के कोई मायने नहीं है उस देह को इतना आवरण में रहना है, और यहाँ जिस देह के इतने मायने हैं या जो देह एकदम प्रस्तुत है उसमें नग्नता है ही नहीं। तो एक अजीब सा द्वंद्व जो है इस कहानी में मतलब मुझे नजर आया, और एक डिफरेंट लीग की कहानी है जिसे कहना चाहिए, मतलब जो बिल्कुल अपने आप में अलग खड़ी होती है उस तरह से। और सबकी कहानियाँ बहुत अच्छी थी और इतनी इंटेंस थी और सुनते हुए मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यकीन जानिए ये 6-7 कहानियाँ जो आज पढ़ी गई हैं ना, अगर आज आप कोई भी संकलन बनाना चाहें तो इनमें से हर एक कहानी ऐसी थी जिसे वहाँ लिया जा सकता है और वो महत्वपूर्ण कहानी होगी। छोटी छोटी 2 बातें और हर्ष बाला और शैलजा की कहानी पर बात करते हुए रखना चाहूँगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ईला प्रसाद हमारे साथ हैं। जी ईला जी नमस्ते, आप सुन रही हैं हमको? वो सुन रही हैं लेकिन हम उनको नहीं सुन सकते। अच्छा कहानी के बाद आप आएंगे। हाँ, मैं बहुत माफ़ी चाहते हैं। आपको इनके साथ अलग से बैठ के सुननी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अनिल प्रभा है। अनिल नहीं, आप लोग मिले नहीं थे पिछली बार, क्यों तुम आई नहीं थी? अनिल मैं मिलवा देती हूँ तुमको। ये अनिल प्रभा है, रेखा सेठी हैं, हर्ष बाला हैं और शैलजा पीछे हमारे, बाकी सबको तुम जानते जी। हमारे पास अगर हमने 4 बजे सच में ख़त्म करना है तो थोड़ा सा समय है। 5-7 कितने मिनट हैं? 3:44। हाँ 3:40। चलिए, तो रेखा जी आप बात कीजिए, उसके बाद हम और इलाजी से बात करेंगे। इला जी ने कुछ सुना नहीं है। तो आपने रेखा जी के साथ रेखा जी कुछ कहानियां जो पढ़ी गई उनके बारे में बोल रही हैं। हाँ, मैंने हर्ष बाला की और शैलजा की कहानी जो बात करने के लिए थोड़ी चुनी है, उसका एक कारण भी है कि कल हम जो परिचर्चा कर रहे थे ये बातें उससे जुड़ती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत छोटी छोटी तरह से अपनी बात करूँ कि हर्ष की कहानी में कल जो मैंने कहा था कि आजकल जो वहाँ कहानी लिखी जा रही है उसमें किस्सा गोई का गुण है और लेखक किस तरह कहानी को तोड़ तोड़ के मतलब बीच बीच में अपनी उपस्थिति जाहिर करता है, वो शैली आपको यहाँ दिखाई दी। और एक ख़ास चीज़ हो रही है कि कहानी विजुअल बन रही है, दृश्यात्मक बन रही है, ठीक जैसे कि मीडिया, सिनेमा, टेलीविज़न है। तो इस कहानी में भी आपको वो विजुअल, वो दृश्यात्मकता यहाँ नज़र आई होगी। चुस्त
चटकीली हिंदी जिस तरह से, मतलब ये कहानी में रोचकता पैदा करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों को तोड़ तोड़ के एक नई शैली, जैसे भाषा का प्रयोग हम करते हैं और भाषा से प्रयोग हम करते हैं, तो ये भाषा के साथ एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो इस कहानी में दिखाई पड़ता है। जी जी। अच्छा, शैलजा की कहानी इसलिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि कल हम कह रहे थे कि क्या जो प्रवासी लेखन है क्या वो अपनी ज़मीन से जुड़ रहा है, मतलब अब जिस ज़मीन पे रह रहा है उसके जो संदर्भ हैं क्या वो उनको ला पा रहा है या नहीं। तो निश्चित तौर पे इस कहानी में अपने परिवेश की एक संवेदनशील परख दिखाई पड़ती है, जिस ब्लैक स्त्री, मतलब जो हम जिसे आलोचना की शब्दावली में हाशियाकृत समाज कहते हैं, तो वो ब्लैक स्त्री इसके केंद्र में है, लेकिन उसके माध्यम से जिस मानवीय गरिमा को प्रस्तावित किया जा रहा है वो मानवीय गरिमा इस तरह के नस्ल के, देश के, जाति के सारे भेदभाव को निरस्त करती है। तो वो इस कहानी का केंद्र है। दूसरी बात कि ये कहानी जिस विश्व दृष्टि को लाती है, जिस वर्ल्ड व्यू को लाती है, तंजानिया, युगांडा का जो जिक्र है, वो हमारे समाज की जो राजनीतिक पावर इक्वेशंस हैं उन पे भी सोचने को हमें विवश करता है कि कैसे एक ही ग्लोबल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से मानवीय गरिमा का हनन भी करता है। तो मतलब कैसे आप ना चाहते हुए भी ये भूमंडलीकरण कोई वसुधैव कुटुंबकम जैसा नहीं है, शोषण के नए नए चेहरे तैयार करता है, वो यहाँ दिखाई पड़ता है। लेकिन लेखिका आशा का दामन नहीं छोड़ती। तो ये शायद जो कल जिस बिंदु पे मैंने अपनी बात ख़त्म की थी कि प्रवासी साहित्य की विशेष देन है कि उस अंधेरे में से एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ती है, और शायद इस रोशनी की किरण पर ही दुनिया टिकी है। और सीमा जी की कहानी सुनते हुए मतलब मेरा मन इतना चटक रहा था कि मतलब ये एक ऐसी परिस्थितियां हैं जो आप किसी भी देश में रहते हों, लेकिन इनसे आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। और सविता जी की कहानी में भी वैसा था। मतलब वो पीड़ा शायद हम जिस तरह से समझते हैं उसे बयान कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि ये सारी कहानियाँ, नीना जी की कहानी भी उसी में है, कि ये बहुत सच्चे खरे मानवीय अनुभव की कहानियाँ हैं। साथ ही ये सवाल पैदा करती हैं कि ये जो सच्चे खरे अनुभव जब कहानी में आते हैं तो कहानी में क्या हम मतलब उस अनुभव के साथ हमारा ट्रीटमेंट बदल सकता है। तो अगर वो ट्रीटमेंट बदल सकता है तो फिर उसके कई शेड पैदा होंगे। तो मतलब उसी से उसकी इंटेंसिटी या उसकी अभिव्यंजना या जो भी फर्क आते हैं वो उसी से आते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कोई कहानी सुनी थी इला जी? इला जी को हमने थोड़ा देर से जोड़ा है। अभी वो बोल रही हैं तो हमने नहीं, उसने कुछ नहीं सुना। अच्छा, तो हम लोग ऑडियंस से सवाल हाँ सवाल कर सकते हैं। इसको ऑन कर लेना। अच्छा, ऑन करके फिर आई थिंक दिस इज गुड। जो भी ऑडियंस में से बोलेगा वो देखना, हाथ लगा के। तो है उन्होंने ऑन तो किया था, उसको दबा हेलो। के। हाँ, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि ये बहुत अपने आप में लेखक के लिए एक चुनौती होता है कि अपने अनुभव को कहानी में कितने शेड्स में और उन शेड्स को कैसे सच्चाई के साथ जोड़े हुए प्रस्तुत कर सके।
और शेड्स में से जो संवेदना, जो प्रश्न, जो वैश्विक दृष्टि, जो आसपास के साथ के अनुभव के साथ का जो आपकी उपस्थिति है अनुभव में, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और अगर हम हर लेखक अपने अनुभव के साथ उस चीज़ को समझ कर के कहानी लिखता है तो वो एक अलग लीग की कहानी बन जाती है, वरना मतलब दूसरी ही बात हो जाती है कि हमने अपना अनुभव तो कहा, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का अनुभव होते हुए भी कई बार वो कहानी बड़ी ऊपर ही ऊपर रह जाती है। तो बहुत अच्छी बात कही रेखा कि वो ये शेड्स होना बहुत ज़रूरी सही है। कह रही हैं शैलजा जी। मैं आलोचना कितनी भी कर लूं, लेकिन कविता और कहानी लिखने से बहुत डर लगता है।